दोस्तों नमस्कार। फोरबीएम गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों बहुत अजीब सा माहौल देश में छाया हुआ है। हम सब जान रहे हैं राजनीतिक उठापटक जो है एक दूसरे को शह और मात देने की जो एक कहते हैं ना कि एक लड़ाई खूंखार होती जा रही है। इस बीच में बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हो। और ऐसी एक घटना जो है वो उस पर रोशनी डाली गई है। कल हमारे गुजरात के एटीएस के द्वारा कच्छ का एक व्यक्ति, कच्छ का एक युवा, हमारा जो कच्छ है जो अभी बारिश से बेहाल है, वहां पैरामिलिट्री में काम करने वाला, वो भी आउटसोर्सिंग पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाला एक व्यक्ति जो है, युवा जो है, वो कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हनी ट्रैप में फंसने के बाद, एक तरह से हनी ट्रैप भी कहा जाएगा इसको, वो पाकिस्तान को दे रहा था। इस पर पूरा खुलासा हुआ है। तो गुजरात एटीएस के द्वारा जो जानकारी हमको भेजी गई है हम आपको पूरा बताते हैं। फिर हम जो है एटीएस के मुखिया जो है उनकी आपको उसका निवेदन भी आपको सुनाएंगे। लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है और मैं आगे आपको पूरी जानकारी दूं इससे पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप अभी से इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें हो सके उतना, तो ये जो बात है हमारी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाने में सक्षम रहेंगे आप सबके सहयोग से। तो इतना जरूर करें, ये आपसे अपील है। अब मैं आपको खबर बताता हूँ, पूरी जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। एटीएस ने ये हमको जानकारी भेजी हुई है। एटीएस का कहना है कि भूज में एक आईएसआई महिला के प्रेम जाल में फंस के बीएसएफ की जासूसी करने वाला एक व्यक्ति जो है वो दबोच लिया गया है कच्छ में। वैसे कच्छ बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। हम तो बहुत बार कच्छ रिपोर्टिंग करने के लिए जा चुके हैं, बीएसएफ के साथ जा चुके हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी एक से ज्यादा बार जा चुके हैं। वो भी उतना ही एक सेंसिटिव इलाका है जितना कि हम लोग मानते हैं कि जो राजस्थान से सटा हुआ पाकिस्तान का बॉर्डर है या फिर वो कश्मीर से सटा हुआ हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है, उतना ही सेंसिटिव कच्छ का बॉर्डर भी है। तो वो वहां पे कुछ न कुछ खुराफाती जो है वो काम होते रहते हैं पाकिस्तान के द्वारा। और इस तरह से अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाला कोई, बीएसएफ में काम करने वाला कोई व्यक्ति, अगर उसके हाथ में भी इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ जाए तो उसे क्या कहिएगा। तो खैर खबर बताते हैं आपको। एक पाकिस्तानी युवती जिसने हिंदू नाम रखा और सोशल मीडिया के जरिए उसने भूज बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स 59 में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में वो आई और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। ठीक है, उस युवती ने उस बीएसएफ कैंप के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को पाने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने का डिसाइड किया और 8 बार डॉक्यूमेंट मंगवाए। कितनी बार? 8 बार डॉक्यूमेंट मंगवाए। और इस युवती ने उस युवक के बैंक अकाउंट से पेटीएम के जरिए टुकड़े टुकड़े जो है पैसे भेजे हैं, कुल मिला के 28,800 रुपया। इस देश की आन बान शान और सुरक्षा की कीमत होती है 28,800 रुपया। ये इस युवक ने साबित किया, अगर ये बात सच प्रूव हो जाती है तो। ठीक है, तो ये गुजरात एटीएस के जो पीएसआई थे बसिया साहब, वो उन पर नजर रखे हुए थे। उनको कहीं से जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उन्होंने जो है इस पर नजर रखी। और फिर जब पता हर चीज जो है के तार मिले तो फिर इस व्यक्ति को गुजरात एटीएस ने धर दबोचा। वो जब दबोचा तब भाई साहब जो है वो ग्राउंड में कहीं क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम मैं आपको बता दूं, उसका नाम है निलेश बलिया। ये जो पाकिस्तान की उस महिला आईएसआई की उस महिला जासूस को जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स दे रहा था व्यक्ति, बीएसएफ में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते करते, उस व्यक्ति का नाम है निलेश बलिया। और आगे मैं आपको बता दूंगा कि भूज अभी है क्या, कैसे। भूज में ये जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर 59 नंबर का हेडक्वार्टर जो है, उसमें एक प्यून है जो सुरक्षा दलों के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट भेज रहा था। ये निलेश बलिया उसका नाम है। ठीक है, अच्छा अब ये है क्या एक्चुअली,
जांच जब आगे चली इसमें, तो एटीएस की टीम को ये पता चला कि सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल विभाग की ऑफिस में ये प्यून की पोस्ट पर काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा था, और ये महिला को इंफॉर्मेशन दे रहा था। एटीएस ने इसको पकड़ने के लिए 4 घंटे की वॉच रखी, और उसके बाद जब वो बीएसएफ के जवानों के साथ ही क्रिकेट मैच खेलने के लिए निकला, तभी जो है इसको पकड़ लिया गया। उसका मोबाइल सबसे पहले छीन लिया गया, ठीक है। और मोबाइल में जब जैसे छीना और सब जांच की, तो पाकिस्तान से कोई अदिति नाम की युवती, उसके साथ उसकी बातचीत चल रही थी और वो चैट वगैरह होती थी। एटीएस की टीम ने जब पूछताछ की, तब इस नीलेश नाम के व्यक्ति ने ये कबूल किया कि सोशल मीडिया के जरिए जनवरी 2023 में अदिति के साथ उसकी मुलाकात हुई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बाद में दोनों के बीच में बातचीत हुई, तो एक दूसरे के नंबर जो है उसको एक्सचेंज किया गया, और पाकिस्तान में बैठी हुई ये युवती जो है, उसने हिंदू नाम धारण करके नीलेश को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए रोमांटिक बातें, वो जो बेफजूल की बातें होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं, वो सब बातें की। 1.5 महीने तक ये मामला चला पूरा। इस दौरान जो है अदिति ने पूछा कि आप कहाँ जॉब करते हैं, तो इसने जो है बड़ी शेखी मारते हुए कह दिया कि मैं भूज में बीएसएफ में क्लार्क हूँ। हालांकि वो प्यून है सीपीडब्ल्यूडी भूज, बीएसएफ का ये डिपार्टमेंट होता है सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चीजें जो है वो उनको मेंटेन और रिपेयर करना होता है। हालांकि वहां काम करता है, लेकिन इसने बोल दिया कि मैं बीएसएफ का प्यून हूँ। उसके बाद में अदिति जो है उसने धीरे धीरे बीएसएफ की जानकारी पूछने की शुरुआत की, और जो पूछता था इसको पता होता था, ये बता देता था, जैसे मतलब कि नक्शा बक्शा क्या है, कैसे वगैरह सब बातें, कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है, ये सब चीजें। बाद में कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जब ये अदिति ने मांगे, तो इसने मना कर दिया। ये एटीएस कहती है कि नीलेश ने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद जब अदिति ने कहा कि हम आपको एक डॉक्यूमेंट के 25,000 रुपया देंगे, 25,000 रुपया, तब नीलेश ने कहा कि हाँ फिर ठीक है, मैं मुफ्त में कुछ नहीं कर सकता, मैं बिक सकता हूं, मेरी कीमत 25,000 रुपया पर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद नीलेश ने 1 नहीं 2 नहीं लेकिन 8 बार कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस युवती को भेजे हैं, और बीएसएफ में चल रहे कंस्ट्रक्शन और आगे होने वाले कुछ कंस्ट्रक्शन की जो डिटेल्स हैं वो भी इस लड़की को भेजी है। अच्छा, इसका मोबाइल जो है उसमें मैसेज कहाँ से आया, ये नंबर किसका है, ये एटीएस की टीम ने जब जांच की तो पता चला कि मैसेज का जो आईपी एड्रेस है वो पाकिस्तान से है। इतना ही नहीं, एटीएस ने मोबाइल्स में और जब डिटेल में जांच की, तो अदिति नाम की इस युवती के द्वारा जो पेमेंट दिया गया था इसको, उसकी 8 स्लिप मिली है। इसको ई स्लिप कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्लिप्स होती हैं, तो वो मिली है। और ये प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये पेमेंट जो 8 बार हुआ है वो कहीं ना कहीं भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों से यहाँ पे हुआ है, और उसके बैंक अकाउंट की भी डिटेल जो है अब बीएसएफ ये एटीएस जो है उसको अब पूरी तरह से जांच कर रहा है, ये एटीएस का कहना है। ये जब नौकरी शुरू करने के लिए जाता था ऑफिस में, उससे पहले और उसके बाद ये नीलेश जो है वो ये अदिति नाम की जो युवती है उससे बात करता था, ये एटीएस का कहना है। नीलेश खुद जो है शादीशुदा है, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो अदिति के साथ नौकरी पर जाने से पहले 2 घंटा और उसके बाद भी वो बातचीत करता था। ये इसकी जो मोबाइल की डेटा और ये कॉल रिकॉर्ड सब जो है चेक किया गया तो ये पता चला है। तो अब इसको जो है 10 दिन का रिमांड पे भेजा गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन कौन सी जो सेंसिटिव चीजें हैं हम जो हमारे लिए खतरा बन सकती है, वो क्या क्या होगी, उसकी भी जांच अभी हो रही है, अभी शुरू हुई है। इस महिला के साथ किस तरह के संबंध इसके एक्चुअली प्रस्थापित हुए हैं, तो अलग अलग हमारी जो एजेंसीज हैं उस पर बात करेगी। ये हमको बताया जा रहा है इस पूरी प्रेस नोट के द्वारा जो एटीएस ने भेजी हुई है। अब हम जो है एटीएस मुखिया है हमारे, इनकी आपको जो बातचीत है वो भी सुना देते हैं। उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो शख्स पकड़ाया गया है उसके विषय में थोड़ा बताएं, और किस तरह से ट्रैक किया और ट्रैप किया आप लोगों ने।
एटीएस के पुलिस इंस्पेक्टर डीबी बसिया को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कच्छ भुज में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम नीलेश बढ़िया है। ये नीलेश बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बीएसएफ की सीपीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रिक ऑफिस में काम करता है और ये एक पीआईओ पाकिस्तान इंटेलिजेंट ऑपरेटिव के कॉन्ट्रैक्ट में है। इस पीआईओ को ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और इसके बदले में इसको पैसे भी मिल रहे हैं। इस तरह की इनको एक प्राथमिक इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने यहाँ हमारे ऑफिस में सीनियर लेवल पर शेयर किया। उसके बाद में एक टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई बसिया, पीआई विष्णु पटेल, वायरलेस पीएसआई रवि वडवाणा, वायरलेस पीएसआई परेश वसावा और दूसरे जो टेक्निकल लड़के हैं हमारे, वो इस टीम में जुड़े। इन लोगों ने इसके फ़ोन का एनालिसिस किया, बैंक अकाउंट का एनालिसिस किया और जो इसके ऊपर वॉच रखनी थी वो रखी। फाइनली इसको लड़के को ला करके हमने इसका स्टेटमेंट लिया और इसके फ़ोन की एफएसएल से इंक्वायरी करवाई। तो हमें जानने को मिला कि ये एक पीआईओ के कॉन्टैक्ट में है। जो पीआईओ है वो अदिति नाम से इससे बात करती थी। ये जो पीआईओ है इसने इसको समय समय पे पैसे भी भेजे हैं और पीआईओ को इस लड़के ने ये बताया था कि मैं बीएसएफ की जो सीपीडब्ल्यूडी ऑफिस है वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता हूँ। इस दोस्ती और प्रेम प्रसंग के दरमियान इस लड़के ने काफ़ी सारी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको भेजी है, जिसके बदले इसको लगभग 28,800 रुपये अलग अलग पेटीएम अकाउंट से इसको पैसे भी मिला है। सर, आरोपी कितना पढ़ा हुआ है, उसके परिवार में कौन कौन? ये 12th पास है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पियोन का काम वहाँ पे करता है। ये मैरिड है और एक बच्चा है इसको। सर, जो पैसे उसके अकाउंट में आए वो कहाँ से आए? किसी फॉरेन कंट्री से आए या फिर इंडिया? नहीं, प्राइमा फेसी जो उसके पैसे अकाउंट में आए वो अलग अलग पेटीएम अकाउंट से आए हैं। पेटीएम अकाउंट से जो अटैच्ड बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स हमने निकाल ली है। वो देश के अलग अलग क्षेत्रों में वो अकाउंट हैं, तो उनके ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं। सर, क्या जानकारी साझा की उसने, वो कुछ सामने आया? जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रिक जो ऑफिस है उसमें काम करता था, तो वहाँ पे जितने भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है और जो दूसरे कोरेस्पॉन्डिंग कागज हैं जिसमें सिविल डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी जो कागज मिलते थे जो कि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे, वो उसने सभी शेयर किए हैं। नीलेश के साथ और कोई शामिल था, ऐसा कुछ सामने आया? नहीं, अभी तक इससे हमारे कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। कितने समय से काम कर रहा था यहाँ पे ये आरोपी? ये आरोपी मैंने आपको बताया कि ये 5 साल से सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस में काम कर रहा था। इस जो पीआईओ है उसके साथ में ये जनवरी से कॉन्टेक्ट में था। आगे सर क्या क्या कौन से मुद्दों पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा? देखिए, आज हमने इसको अरेस्ट करके अभी कोर्ट में इसका रिमांड मांगा है। इसके फ़ोन का एनालिसिस किया जाएगा, जिन बैंक अकाउंट से पैसा आया उन सब का एनालिसिस किया जाएगा, जो पीआईओ के एंगल से और भी वो किस किस लोगों के कॉन्टेक्ट में, ये सब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। સાહેબ, આપણે હમણાં કહ્યું કે દેશના અલગ અલગ જગ્યાએથી આ રૂપિયા એના ખાતામાં આવ્યા છે, તો બની શકે કે પાકિસ્તાની જે હેન્ડલર છોકરી છે અથવા તો કોઈ બી વ્યક્તિ છે એ દેશમાં પણ अन्य લોકો સાથે સંપર્કમાં જાય એના થકી આગળ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા? अब हमारी जो तपास में आवश्य समय में अपने डिटेल शेयर कर। सवाल ये बनता है कि ये ऐसी कितने हनी ट्रैप जो है देश में चल रहे होंगे। डीआरडीओ वाले डॉक्टर पुष्कर, जिनका ताल्लुक आरएसएस से बताया जा रहा है, जो भी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, वो भी इसी तरह के हनी ट्रैप में, वो तो बहुत ही मतलब ऐसी पोस्ट में बैठे हुए व्यक्ति थे, इतने बड़े साइंटिस्ट, वो भी जो है हनी ट्रैप में फंस गए थे। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आउटसोर्स्ड पोजीशन पे काम करने वाला, जिसकी कोई परमानेंट नौकरी नहीं है ना। ये सबसे बड़ा एक जंजाल हमारे यहाँ खड़ा हुआ है, वो ये है किसी को जो है आप परमानेंट नौकरी मत दो, उसको उसकी जरूरत से कम ही दो, ताकि वो जो है वो आपकी जी हजूरी करता रहे। जो भी वहाँ जिस एजेंसी से वो काम कर रहा होगा, आउटसोर्सिंग एजेंसी को वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा लोगों को भर्ती करने के लिए और उनको तनख्वाह देने के लिए और उनसे काम करवाने के लिए, तो फिर ये तो इसकी क्या हैसियत रहेगी। वो एक फिल्म है, मुझे उसका एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। वो जो है ना, वो एक बहुत सटल वे में बहुत बड़ी बात उस डायलॉग में कही गई है। तो फिल्म है अग्निपथ करके, वो पुरानी वाली, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब और डैनी साहब और ये सब थे, वो वाली। तो उसमें ये जो किरदार निभा रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब, वो उन पर हमला होता है, वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, गोलियां लगती हैं, फिर वो बच जाते हैं और फिर वो बदला भी लेते हैं। तो अस्पताल में से जब वो बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल जो सुधीर जी ने किया हुआ है, वो उनकी ऑब्वियसली वो उनकी खुशामद में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी वजह से जान गई जाने वाली थी ये अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था उसकी। तो
कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, वो आते हैं तो ये डायलॉग कहा जाता है अमिताभ बच्चन के द्वारा कि पगार बढ़ाओ पुलिस कमिश्नर, 1500 रुपए में घर नहीं चलता है, ईमान कैसे चलेगा। हालत ये है, मैं कोई किसी भी इस तरह की देशद्रोही प्रवृत्ति किसी भी हालत में की गई हो इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि हर किसी का ईमान जो है वो इतना मजबूत नहीं होता है कि वो किसी भी हालत में एकदम स्थिर खड़ा रहे, डट के खड़ा रहे, ना बिके ना झुके। ऐसे लोगों की इस देश में और बहुत सारे, इस देश में नहीं दुनिया भर में बहुत कमी होती है। इसलिए तो ये चीज आइडियल है, सॉरी, ये चीज आइडियल इसीलिए है, आदर्श इसलिए है क्योंकि ये रेयर है। इसलिए इसको इस आदर्श तक पहुंचने की बात हमेशा की जाती है कि ईमान कभी ना बिकना चाहिए, ना कभी आप झुकने चाहिए, ना आप डरने चाहिए। आमतौर पर ये नहीं होता है। पगार नहीं बढ़ाएंगे, अगर इनको कायम ये तो परमानेंट नहीं करेंगे, कायम नहीं करेंगे इनको, तो फिर ऐसे लोग जो हैं इनकी संख्या इस देश में बहुत है, तो किसी न किसी दबाव या झुकाव के कारण डर जाएंगे, बिक जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये स्थिति ठीक करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगा इस खबर को सुनकर, और ये बात जो है हमारी हमने बताई आपको जानकर कैसा लगा? आप जरूर से हमको इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बात हमारी अगर अच्छी और सच्ची लगी हो तो फिर आप इस हमारी जो चैनल है इसको भी और इस वीडियो को भी जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हमारी बात मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा पाए आप सबकी मदद और आप सबके सहकार से। आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।